गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर का। और इसमें आज हम लोग ज़्यादा नहीं, केवल 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड होमोलोगस सीरीज। कहने के ये 3 ही टॉपिक्स हैं, लेकिन जितना लंबा वीडियोस और सारे होते हैं उतने लंबे में ये चले जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स धीरे धीरे बढ़े। फिर आप कहेंगे सर आपने तो DU पढ़ा दिया था, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो। एक्चुअली मैंने केवल अभी तक जो डिस्कशन किया है वो ओपन चेन या फिर कहें कि सिंगल चेन कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन किया है, लेकिन क्लोज चेन भी कंपाउंड्स होते हैं। तो क्लोज और ओपन चेन को मिला के कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। उसके बाद होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है होमोलोगस सीरीज, इससे कौन कौन से ग्रुप्स या फिर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के क्या जनरल फार्मूलेज बनेंगे, वो हम लोग धीरे धीरे इससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हम लोग को आज पढ़नी है। चलिए आइए देखिए, अब बात मैं ये करता हूँ कि मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट है। कई लोग कहेंगे सर ये सब तो मुझे आता है, तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके अगली वीडियोस को जहाँ से आपको ज़रूरत हो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से पढ़नी है उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही बेहतर हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बार हमें होती है कि 10th के बाद जैसे हम 11th में आते हैं, हो सकता है हमें एक अच्छा टीचर ना मिला हो या फिर एक अच्छा सपोर्ट ना मिला हो, जिससे हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक ख़राब हो गया और उसके बाद हमको ये सिखा दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारा रटना पड़ता है, जिससे हमारा दम वैसे टूट जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स बहुत अच्छे से मजबूत करने पड़ेंगे। तो वही बेसिक्स अभी हमारा चल रहा है। चलिए ठीक है, इतनी तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और ये किस चीज़ के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं वो दो, पहले तो हम लोग इसका सब डिवीज़न 2 बड़े बड़े पार्ट्स में करें। 2 बड़े बड़े पार्ट्स में करते हैं हम लोग इसका सब डिवीज़न। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। 2 बड़े बड़े पार्ट्स कौन से हैं जी। इसके जो 2 बड़े पार्ट्स हैं वो ये हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक तो या तो ओपन चेन्ड होगा या तो क्लोज चेन्ड होगा। क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ओपन चेन्ड कंपाउंड है ये 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो ये सैचुरेटेड होंगे या तो ये अनसैचुरेटेड होंगे। ओके, ऐसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन, ये हो गया हमारा ओपन चेन का क्लासिफिकेशन। ऐसे ही क्लोज चेन के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्लोज चेन भी अपना 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। देखिए, होमोसाइक्लिक क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर कार्बन होता है, इसलिए होमोसाइक्लिक कई बार हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कह देते हैं। एक ही चीज़, होमोसाइक्लिक कहें चाहे कार्बोसाइक्लिक कहें। अच्छा, ये होमोसाइक्लिक जो है ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ऐसे ही आपका हेट्रोसाइक्लिक भी 2 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ये क्या है जी, ये का पूरा अपना डिवीजन हो गया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसके बेसिस पे, कार्बन चेन के बेसिस पे। हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन चेन के बेसिस पे 2 चीज़ों में क्लासिफाइड है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। जो ओपन चेन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं।
और जो क्लोज चेन है वो होमोसाइक्लिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। ऐसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन हो सकते हैं या फिर अल्काइन हो सकते हैं, वैसे ही होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। अब देखिए मैं एक एक चीज़ का डिस्कशन करते चलता हूँ। ये ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, ये बताते बताते आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये जो लोग नोट नहीं किए होंगे स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब जो हम लोग पहला चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहले ओपन चेन। व्हाट इज ओपन चेन? ओपन चेन कंपाउंड्स, कंपाउंड लिख देता हूं मैं इसके आगे, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड क्या है देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर डिस्कशन कार्बन एलिमेंट का होना है, तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि कार्बन की वो चेन्स जो केवल सिंगल बॉन्डेडली लिंक्ड होती हैं, कार्बन की वो चेन्स जो केवल सिंगल बॉन्डेडली लिंक्ड होती हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओपन चेन कंपाउंड बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही हो गया आपका, जैसे मैंने बनाई है CH3CH2 CH3, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड, है ना। लेकिन सिंगल बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन तक होना चाहिए। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन में है तो फिर ये सिंगल मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन का इसका एक वेरिएशन है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये देखेंगे ध्यान से, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ओपन चेन है, क्लोज चेन है। देखिए बेसिक बात है, ये ओपन चेन ही कहलाएगा, है ना, ये ओपन चेन ही कहलाएगा, ठीक है। और अब देखेंगे ध्यान से, ये तो ओपन चेन की बात तो बहुत ही बेसिक से क्लियर है कि ओपन चेन क्या है, रिंग ना बनी हो तो ओपन ही कहलाएगा। ओके चलिए, चाहो कोई सा भी एटम आ जाए, कोई सा भी ग्रुप आ जाए। अब आइए दूसरी बात को डिस्कशन में लाते हैं हम लोग, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन की जगह क्या हो गया जी? क्लोज चेन कंपाउंड, या फिर इनको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? When carbon atom are attached to each other to form ring, then these type of compounds are known as cyclic compound। कहने का क्या मतलब है? जैसे देखिएगा ध्यान से, एक CH2 दूसरे CH2 से लिंक था, ये CH2 दूसरे CH2 से लिंक था, और ये वाला CH2 दूसरे CH2 से लिंक था, और ये वाला CH2 इससे लिंक था। हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से, वैसे ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से, वैसे ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो कार्बन कार्बन की चेन है वो एक दूसरे से लिंक्ड होके एक रिंग बना रही है। क्या बना रही है? रिंग बना रही है। तो इसी को अपन ने क्या कह दिया? साइक्लिक कंपाउंड कह दिया। तो व्हाट इज साइक्लिक कंपाउंड? व्हेन कार्बन कार्बन चेन्स, या फिर कहें तो व्हेन कार्बन कार्बन एटम इज लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ रिंग, देन इट इज नोन एज अ साइक्लिक कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक वेफरगेशंस हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा बड़े में देखते हैं। जैसे ओपन चेन के अंतर्गत एक एक चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ओपन चेन का कितना क्लासिफिकेशन था? ओपन चेन का 2 क्लासिफिकेशन था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें पहला हम लोग देखने वाले हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड? जिनको डेफिनेशंस लिखनी होती है मैं बोल दिया करूंगा। देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं तब डेफिनेशन बोलता हूं। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन जो पूरा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड में हर जगह कार्बन कार्बन लिंकेज सिंगल बॉन्ड से ही है। ध्यान देने वाली बात है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में जब हम लोग डिफरेंस कर रहे होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हम लोग डिफरेंस कर रहे होंगे तो हम लोग किस बेसिस पे कर रहे होंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे। किस बेसिस पे? कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे कर रहे होंगे। कैसे? ये दिखाता हूं। अब देखिए सैचुरेटेड का दूसरा एग्जांपल। सैचुरेटेड मैंने क्या कहा?
कार्बन कार्बन का जो लिंक्ड होगा पूरे कंपाउंड में वो सिंगल बॉन्डेड से होना चाहिए। तो क्या ये हो सकता है क्या सैचुरेटेड? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक डबल बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड आ गया। क्या ये सैचुरेटेड हो सकता है? जी हाँ, ये सैचुरेटेड हो सकता है। इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो पूरा कार्बन कार्बन का चेन है, आप देखिए कार्बन कार्बन का चेन तो ये है ना, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी सैचुरेटेड है क्योंकि जो भी कार्बन कार्बन का चेन है वो कैसा है, वो सिंगल बॉन्डेड लिंक है। ये भी सिंगल बॉन्डेड और ये भी सिंगल बॉन्डेड है, बाकी जो हाइड्रोजन है वो तो सिंगल बॉन्डेड से लिंक्ड है। हाँ, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच का लिंक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका डेफिनेशन, कुछ लोग कहेंगे सर इसका डेफिनेशन बताना, तो ये सुनिएगा कि व्हेन कार्बन कार्बन chain is linked with only single bond, then this type of compound is known as saturated compound। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन कार्बन की जो चेन है जब वो केवल सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हो तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, कार्बन कार्बन की ही चेन हमें देखना है, कार्बन और दूसरे एटम की चेन नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का देखते तो हो सकता था ये अनसैचुरेटेड बन जाता। अभी आगे अनसैचुरेटेड समझाता हूँ, फिर इसको वापस से आपको मैं बता दूंगा। जैसे देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, क्योंकि मैंने कहा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इस बात पे निर्भर करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है। तो अगर पूरे कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड की बात हम कर रहे हैं कि अगर पूरे कंपाउंड में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, क्या मैं कर रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए पूरे कंपाउंड में कहीं भी, तो वैसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। अब अनसैचुरेटेड क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए चाहो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई सा भी, डबल आ जाए चाहो ट्रिपल आ जाए, मतलब जब भी कार्बन कार्बन चेन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड इंड्यूस्ड हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है, बाकी जगह सिंगल है, लेकिन पूरे कंपाउंड में कहीं तो डबल बॉन्ड है, तो कैसा कंपाउंड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। और देखिए CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो मल्टीपल बॉन्ड तो अभी भी है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा इसको बताइए क्या ये अनसैचुरेटेड है क्या, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, जब ये है तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये अनसैचुरेटेड है क्या, डबल बॉन्ड तो अभी भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसके किसके बीच में, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। और हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहने का पर्पस क्या था कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखने, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तो यहाँ भी अभी भी सिंगल बॉन्ड ही है। जब ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कैसा है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन नाइट्रोजन या फिर कार्बन और दूसरे एटम के बीच का बॉन्ड नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल अब ये देख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 CN, ये कैसा है, ये भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है। क्यों अनसैचुरेटेड नहीं है जी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ भी सिंगल ही है। तो हमेशा जब भी आपको सिंगल बॉन्ड देखना हो, डबल बॉन्ड देखना हो, तो कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल और डबल को देख के ये डिसाइड करेंगे कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। पूरे कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, और पूरे कंपाउंड में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ आ गया, तो ये कैसे हो गए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए। कोई दिक्कत, मल्टीपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड की डिफिनेशन क्या बनेगी, मतलब अनसैचुरेटेड को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, अनसैचुरेटेड को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन कार्बन कार्बन चेन्स
ऑफ अ कंपाउंड इज लिंक्ड समवेयर विथ मल्टीपल बॉन्ड। क्या मैंने बोला कि इन अ कंपाउंड व्हेन कार्बन कार्बन चेन इज लिंक्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड समवेयर, देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने एग्जांपल्स दे ही दिए, जिसको लिखना है वो लिख लेंगे। कुछ और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ अनसैचुरेटेड की। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH, ये कैसा कंपाउंड है? ये अनसैचुरेटेड है। इसको कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है। वैसे ही एक कीटोन देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहाँ पे क्या है? ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। किस तहत? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। किस तहत? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया, ओपन चेन में हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिफाइन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ओपन चेन के कुछ और चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओपन चेन में अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, सैचुरेटेड का तो कोई भी फर्दर वेरिफिकेशन नहीं था, लेकिन अनसैचुरेटेड का था। तो अनसैचुरेटेड में अपन ने दो पार्ट पढ़ा। क्या पढ़ा भैया? अनसैचुरेटेड में एक तो था अल्कइन, एक क्या था अपना अल्कइन, और एक क्या था अल्कआइन। ठीक है, दो वेरिफिकेशंस थे दो। अब देखिए अल्कइन क्या चीज़ है? अल्कइन है जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक्ड हो तो इसको अल्कीन बोलते हैं। वैसे ही जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड हो तो इसको अल्कआइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अल्काइन क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से लिंक्ड होता है तो इसको एक नाम और दिया जाता है, ओलिफिन। क्या कहा जाता है? ओलिफिन। और क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड भी कह देते हैं। ओलिफिनिक बॉन्ड भी कह देते हैं। वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको एसिटाइलिन बॉन्ड कह देते हैं। एसिटाइलिन बॉन्ड कह देते हैं। अच्छा जी, इसका कुछ एग्जांपल्स देके बताइए सर। मैं बताता हूँ, देखिएगा। आपको क्वेश्चन में कैसे दे सकता है? क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ओलिफिनिक एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, ये तो अपने वेरिफिकेशन हो गया। अब इसको रब कर देता हूँ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अनसैचुरेटेड दो पार्ट में है, अल्कीन और अल्काइन। अब देखिएगा, आपसे पूछ क्या सकता है? ओलिफिनिक बॉन्ड पूछ सकता है और एसिटाइलिन बॉन्ड पूछ सकता है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, इसमें आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो एक कार्बन कार्बन के बीच में है और एक कार्बन ऑक्सीजन के भी बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड तो दो हैं, है ना? डबल बॉन्ड तो दो हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना है? वो एक ही है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने डबल बॉन्ड है? वो एक ही है। और इसी को हम लोग कहते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड। तो आपसे क्या पूछ सकता था? आपसे पूछ सकता था कि इस गिवन स्ट्रक्चर में कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है। तो ओलिफिनिक बॉन्ड की संख्या आप क्या बताते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड की संख्या आप बताते 1। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यही स्ट्रक्चर ऐसे होता, CH3C ऐसे होता, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2
और यहाँ पे H। अब देखिए, अब क्या कर सकता था, अब आपसे पूछ सकता था कि बताइए इस स्ट्रक्चर में एसिटाइलेनिक बॉन्ड कितने हैं। अच्छा, टोटल डबल बॉन्ड पूछता है इस स्ट्रक्चर में, तो अब एक बचे, क्योंकि डबल बॉन्ड अब केवल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो डबल बॉन्ड कितने हो गए, एक हो गए। अब ऑलिफिनिक बॉन्ड कितने हो गए, ऑलिफिनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को, तो ऑलिफिनिक बॉन्ड 0 हो गए इस वाले स्ट्रक्चर में। हाँ, ऑलिफिनिक बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए, 0। ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, एक ही है, और कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड को ही तो हम लोग एसिटाइलिन बॉन्ड कहते हैं। एसिटाइलिन बॉन्ड कहते हैं, तो एसिटाइलिन बॉन्ड कितने हो गए, एक हो गए। अच्छा, यही ग्रुप हटा के अगर ऐसे कर देता तो C ट्रिपल बॉन्ड N का ये ऐसे जुड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रिपल बॉन्ड तो अब फिर से 2 हो गए, एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है और एक कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर यहाँ पे पूछता आप टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इस वाले स्ट्रक्चर में, तो अब ट्रिपल बॉन्ड कितने हो गए, ट्रिपल बॉन्ड 2 हो गए, लेकिन एसिटाइलिनिक बॉन्ड अब भी एक ही है। एसिटाइलिनिक बॉन्ड अब भी एक ही, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में अभी भी केवल एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए एसिटाइलिनिक बॉन्ड अब भी एक ही। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसिटाइलिनिक बॉन्ड किसको कहते हैं और ऑलिफिनिक बॉन्ड किसको कहते हैं। जब भी केवल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वही ऑलिफिनिक बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के ही बीच के ट्रिपल बॉन्ड को ही केवल हम लोग एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोला करते हैं। तो ये बात शायद आपके हिसाब, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी पूरी तरह से। ओके, चलिए, अनसैचुरेटेड का पूरा डिस्कशन हो गया, इसी के साथ साथ ओपन चेन का भी डिस्कशन हो गया। ये साइक्लिक रह गया था मेरे हिसाब से, तो इस साइक्लिक को आप लोग काट देंगे कि और ये ओपन चेन कंपाउंड का डिस्कशन चल रहा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज चेन के बारे में, क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में, और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन क्लोज चेन को हमने डिस्क्राइब पहले ही कर दिया कि जब भी कार्बन कार्बन चेन्स लिंक्ड हों एक दूसरे से रिंग बनाने के लिए, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, लेकिन अब इसके वेरिफिकेशन जो जितना ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, उस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में देखिए, साइक्लिक मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कोई ना कोई रिंग बन जाएगी। कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखने का प्रयास करते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए, क्लोज्ड चेन तो पहले ही मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन चेन कैसे है, रिंग के फॉर्म में है, लेकिन होमोसाइक्लिक कौन सी है, वो कार्बन कार्बन चेन, वो कार्बन कार्बन की रिंग जिसमें केवल और केवल कार्बन एटम्स ही हों, वो रिंग जिसमें केवल और केवल कार्बन एटम ही हो, वो होमोसाइक्लिक कहलाती है। मतलब कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम रिंग में नहीं आना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, कार्बन कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम रिंग में नहीं आना चाहिए। एग्जांपल देखिएगा, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 मेंबर्ड कार्बन की एक रिंग है। इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ाया, तो कॉर्नर्स क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और बॉन्ड क्या बताता है, कार्बन, ये जो लाइन है वो क्या बताता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। तो इसमें है ही कुछ नहीं, कार्बन और कार्बन ही केवल प्रेजेंट है। देखिए, हाइड्रोजन की बात नहीं की जा रही, और वैसे भी हाइड्रोजन रिंग के बाहर रहता है। तो जब भी केवल कार्बन कार्बन के बीच की रिंग हो, क्या, कार्बन कार्बन के बीच की रिंग हो, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच की रिंग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। अच्छा, कोई भी दूसरा एटम इसमें नहीं होना चाहिए। क्या बेंजीन हो सकती है क्या, जी हाँ, बिल्कुल बेंजीन हो सकती है।
क्यों? क्योंकि यहाँ भी केवल कार्बन कार्बन ही है, भले मल्टीपल बॉन्ड आगे, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ब्यूटेन भी हो सकती है, साइक्लो प्रोपेन भी हो सकती है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि केवल एक ही एटम से पूरी रिंग बनी होनी चाहिए। यहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कार्बन कार्बन का कह दिया। अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, कहीं ऐसा हो जाता, कहीं ऐसा हो जाता, मान लेते हैं कहीं ऐसा हो जाता, तो अब इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे पूरी सल्फर की रिंग है। किसकी रिंग है? सल्फर की रिंग है। और इस पूरे रिंग में केवल और केवल एक ही एटम बना रहा है पूरी रिंग, जो है सल्फर। इसके अलावा कोई भी दूसरा एटम रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड हमने दिखा रखा है कि सल्फर से ही पूरी रिंग बनी है। तो ये कैसी रिंग होगी? ये होमोसाइक्लिक रिंग होगी। होमो क्यों कहा जाता है? होमो का मतलब ही होता है कि सिमिलर, और साइक्लिक मतलब सिमिलर एटम से बनी हुई एक साइकिल। तो सिमिलर एटम कौन हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। तो सिमिलर एटम से बनी हुई जो साइक्लिक रिंग होंगी, उनको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ऐसे ही यहां पे मान लीजिए सल्फर की जगह बीच में कहीं ऑक्सीजन आ जाता, तो क्या अब ये होमोसाइक्लिक रह गई? क्या नहीं, अब ये होमोसाइक्लिक नहीं रह गई, अब ये हेट्रोसाइक्लिक बन गई। क्यों? क्योंकि पूरी रिंग में एक ऐसा एटम आ गया जो पूरी रिंग से अलग है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक बन गया और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? हेट्रो एटम हो गया, क्योंकि ज्यादातर एटम रिंग के सल्फर थे, लेकिन एक एटम ऑक्सीजन आ गया और इसने रिंग बनाने में पार्टिसिपेशन कर दिया। तो अब पूरे रिंग में सल्फर ही नहीं है जो रिंग बना रहा है, एक ऑक्सीजन भी है। क्योंकि एक से ज्यादा एटम से रिंग बन रही है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। कोई दिक्कत? और हेट्रो एटम कौन सा हो गया? ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि यहां पे इस रिंग में ऑक्सीजन अकेला है और सल्फर बहुत सारे हैं, तो ज्यादातर सल्फर रिंग बना रहे हैं और एक ऑक्सीजन अकेला है। तो एक अलग कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन, इसलिए हेट्रो एटम कौन है भैया? ऑक्सीजन है। हम लोग इसकी ज्यादा बात यहां नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी केवल और केवल कार्बन कार्बन से रिंग बनी होगी, तो वो होमोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। कोई दिक्कत है? और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन होगी? जब, या देखिए, होमोसाइक्लिक का तो ये हो गया कि एक एटम से बनी हुई रिंग होमोसाइक्लिक रिंग हो गई, और वैसे ही हेट्रोसाइक्लिक कौन है? जब भी एक से ज्यादा एटम रिंग में आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? ये तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन रिंग में एक एटम कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये कैसी रिंग हो गई? हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। ये क्या हो गया? ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। ये क्या हो गई? ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे जितनी भी रिंग्स बन रही हैं, उसमें कार्बन के अलावा एक और कोई भी एटम आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गई? हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आए तो जरूर, लेकिन रिंग के बीच में आए, इसलिए हमने इनको हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन और इसी के साथ साथ इस वाले रिंग में हेट्रो एटम कौन है? अगर हम हेट्रो एटम की बात करें तो इसमें कौन है? ऑक्सीजन। और इसमें हेट्रो एटम कौन है? इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन। वैसे इसमें कौन है हेट्रो एटम? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, एक मैं होमोसाइक्लिक का एग्जांपल और दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहां पे
रिंग जो है वो केवल कार्बन कार्बन चेन से बनी है, कार्बन 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 कार्बन। नाइट्रोजन आया जरूर है लेकिन वो इस रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है, क्योंकि ये पूरी रिंग कार्बन कार्बन से ही बनी है, इसलिए हमने इसको होमोसाइक्लिक कह दिया। ठीक है, और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया। नहीं, इसमें नाइट्रोजन रिंग में थोड़ी आया है, रिंग के बाहर है ना नाइट्रोजन, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, होमोसाइक्लिक रिंग ही बोल दिया। तो ये चीज़ शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि हेट्रो एटम क्या होता है और होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी होती हैं। चलिए, बेसिक वेफरगेशंस यही थे हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ। अब ऐसे ही ये मैं मिटा देता हूँ क्लोज चेन। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है होमोसाइक्लिक के बारे में। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक के भी दो पार्ट मैंने आपको बताया। एक बताया एलिसाइक्लिक और एक बताया एरोमेटिक। देखिए, सबसे पहले एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक क्या होता है? पहले तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, किसी भी एक एटम से रिंग बनी होगी तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। अच्छा, एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक हकल ने एक रूल दिया था, उस रूल के हिसाब से हम लोग किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी डिसाइड करते हैं, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जीओसी में, ये अभी की डिस्कशन नहीं है। तो मैं बेसिक बात बता देता हूं। एरोमेटिक, अगर आप किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं तो उसका एक बेसिक बाइफरगेशन होता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये क्या है, ये खुद बेंजीन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। और ये क्या है जी, ये बेंजीन की डेरिवेटिव है। एक सेकेंड, हाँ तो छोटी बहन आ गई थी मेरी। देखिए ये क्या है, ये बेंजीन के एक डेरिवेटिव हम लोग बना देते हैं। ये कुछ और नहीं, बेंजीन का एक छोटा सा डेरिवेटिव है। बेंजीन का एक और दो बेंजीन लिंक्ड हैं एक दूसरे से। अरे यार, तो ये क्या हो गया, ये भी अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स को बेसिकली हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। देखिए, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये होमोसाइक्लिक हैं। पहली बात तो क्या हो गई कि कार्बन कार्बन चेन से ही केवल ये साइकिल्स लिंक्ड हैं। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने से जो भी एरोमेटिसिटी वो आई, लेकिन ये होमोसाइक्लिक मतलब एक ही एटम से बने हुए एरोमेटिक कंपाउंड से। क्योंकि ये एक एटम से बने हुए एरोमेटिक कंपाउंड से, इसलिए हम लोग ने इनको क्या बोल दिया, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोला। अगर कोई बोले आपसे कि बताओ बेंजीन किस टाइप का कंपाउंड है, तो बेंजीन क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो कार्बन चेन है, बेंजीन की जो चेन है वो केवल कार्बन एटम से बनी है, और वो एरोमेटिक है क्योंकि वो केवल कार्बन से बनी हुई उसकी चेन है, तो वो होमोसाइक्लिक है। और क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए की रिएक्शंस भी शो करते हैं, इसलिए वो एरोमेटिक है, इसलिए बेंजीन क्या हो गया, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स भी यही फॉलो करेंगे। तो होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक ये हो गए। अब बात आती है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या चीज़ होती है? एलिसाइक्लिक जो होता है वो, मैं आपको इसको वेफरगेशन नहीं करूँगा, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ। एलिसाइक्लिक मतलब होता है एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। एलिफैटिक मतलब क्या है जी? एलिफैटिक मतलब है एलिफैटिक मतलब है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो जो भी नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये एरोमेटिक नहीं है। पहली बात तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ये आगे आपको खुद पता चल जाएगा जैसे जैसे जीओसी में बढ़ेंगे। तो ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये एलिफैटिक तो हो गई, और उसके बाद से ये साइक्लिक भी है, तो ये क्या हो गई, ये एलिसाइक्लिक कहला गई। वैसे ही
साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है? ये भी एरोमेटिक है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये एरोमेटिक नहीं है, उसके साथ साथ ये साइक्लिक है, तो ये क्या हो गई? एलिसाइक्लिक कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ऐसे ही हम लोग हेट्रोसाइक्लिक में देख लेते हैं। किसमें? हेट्रोसाइक्लिक में। हेट्रोसाइक्लिक के भी दो पार्ट्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब देखिए ध्यान से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। फिर से यहां पे हेट्रोएटम बीच में आ जाए और वो एक साइक्लिक रिंग बनाए, नॉन एरोमेटिक, तो एलिसाइक्लिक तो अभी भी वही होगा ना, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। अब एलिफैटिक क्या है? नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक है तो बीच में कोई ना कोई हेट्रोएटम आना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये एलिफैटिक हो गया, उसके साथ साथ ये साइक्लिक भी है, इसलिए क्या हो गया? एलिसाइक्लिक हो गया। और ये अगर आपसे कोई ये देके पूछ दे बताइए ये किस टाइप का कंपाउंड है, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ये पहली बात तो ये नॉन एरोमेटिक है, और दूसरी बात नॉन एरोमेटिक होने के साथ साथ ये साइक्लिक है। अब देखिए, हेट्रोएटम है तो हेट्रोसाइक्लिक, पहली बात तो हो गया हेट्रोसाइक्लिक, और उसके बाद से नॉन एरोमेटिक और साइक्लिक का क्या एक साथ क्या सके हैं? हेट्रोसाइक्लिक के साथ साथ ये एलिसाइक्लिक भी है। एलिसाइक्लिक भी है, हेट्रोसाइक्लिक प्लस एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि हेट्रोएटम है, और एलिसाइक्लिक क्यों? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक और साइक्लिक है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक और दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, नॉन एरोमेटिक है तो एलिफैटिक हो गए, उसके बाद से साइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक हो गया, फिर बीच में हेट्रोएटम है इसलिए हेट्रोसाइक्लिक हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी समझने। अब आइए यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पे क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होनी चाहिए, उसके साथ साथ हेट्रोएटम कंटेनिंग एरोमेटिक होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगी? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक होगी। एग्जांपल से देखते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, ये क्या चीज है भैया? पहली बात तो हेट्रोएटम आ गया, तो हेट्रोएटम आ गया और साइक्लिक है तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। दूसरी बात से ये एरोमेटिक है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया। तो ऐसे ही बाइफर्केशन से अपन को पूरा देखना है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और मैंने बहुत ही बेसिक सी हर एक चीज़ आपको क्लियर किया है, कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन सा एलिसाइक्लिक होता है। तो ये चीज़ें आपको जो भी आपको इसमें से लिखना है, करना है, वो आप लिख कर सकते हैं, और मैं इस स्क्रीन को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, अपना नोट्स भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं। तो यहाँ तक अपना डिस्कशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है DU की। किसकी बात आती है? DU की। DU क्या है जी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, कोई कह नहीं सकता इतनी गर्मी पड़ेगी। मैंने आपको DU पहले क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अल्केन के हिसाब से जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी भी कंपाउंड को, मैंने क्या बोला था? अल्केन के हिसाब से जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी भी कंपाउंड को, तो उसमें जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी आएगी वही DU होगा। यही तो मैंने बोला था, और आज भी मैं यही बोलता हूं कि इन एनी कंपाउंड कंपेयरिंग इट विथ अल्केन, द नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेस, या फिर इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, फिर से बोलता हूं, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेस देन एन अल्केन ऑफ द सेम मेंबर, है ना, देन द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नेम्ड टू बी एज DU। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, गलत सही क्या हुई, हिंदी में बोलता हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा उसको आप अल्केन से कंपेयर करेंगे, अल्केन से कंपेयर करने पर
उसमें जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी आएगी वही उसका डी होगा। मैं इसको फिर से क्यों पढ़ा रहा हूँ, फिर से पढ़ाने का एक रीज़न है। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया वो ओपन चेन पे किया था पिछली बार डी में, जैसे C4H6 का मैंने बताया, C3H4 का बताया, है ना। बहुत सारे डी मैंने डिस्कस किए, लेकिन वो सारे क्या थे, सिंगल बॉन्डेडली एटम्स थे। आज क्योंकि सिंगल बॉन्डेडली एटम्स ही तो केवल पाए नहीं जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग भी होंगे, बस मल्टीपल बॉन्ड मतलब रिंग्ड कंटेनिंग भी होंगे, रिंग वाले भी होंगे, सिंगल बॉन्ड भी होंगे, एरोमेटिक भी होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आज हम लोग को देखना है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं भी आपको डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी ये देखिएगा, यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखता हूँ, कुछ मैंने पिछली बार जो डिस्कशन कराया था आपको वो चीज़। यहाँ पे मैं अल्केन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं डी लिखता हूँ, ठीक है। अल्केन का जनरल फार्मूला मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है अल्केन का जनरल फार्मूला। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना आगे होमोलोगस रेज, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक कंपाउंड का जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देखिएगा, अल्केन, कंपाउंड अल्केन और उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे हमको दे दिएगा C2H4, C4H8, C4H6, C3H6, इसका आप अल्केन बनाएं। आप अल्केन बनाइए, जब 2 था तो CnH2n+2, तो n पहले में 2 रखिए, तो 2 2 दूनी 4 धन 2 6, तो C2H6 आ जाएगा पहले वाले में। पहले वाले में क्या आ जाएगा जी, C2H6 आ जाएगा। उसी के साथ साथ उसकी DU कितनी है, DU क्या होता है, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी आई। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसमें पहले ही 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, यहाँ पे H6 है। अल्केन का अगर 2 कार्बन का अल्केन होता तो C2H6 होता, लेकिन कंपाउंड क्या है, C2H4 है। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है इसमें, 2 हाइड्रोजन की कमी है अल्केन के हिसाब से। 2 हाइड्रोजनों की कमी है मतलब 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है। अगर 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है तो DU कितना हो गया, 1 DU हो गया, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, अल्केन से कंपेयर करेंगे, उसी के अल्केन से, जितना नंबर ऑफ कार्बन उसमें है उसी के अल्केन से। जैसे ये C4H8 है, जब आप इसका अल्केन बनाएंगे तो 4 दूनी 8 धन 2 10, तो C4H10 बनेगा। उसके हिसाब से कितना, 2 हाइड्रोजन एटम की कमी है, यानी कि 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अगर 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है तो DU 1। C4H6 है तो 4 दूनी 8 धन 2 10, तो इसका भी आना चाहिए C4H10 अल्केन। और इसके हिसाब से कितना हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 हाइड्रोजनों की कमी है। 4 हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि DU 2 हो गई। तो इसकी DU कितनी आ जाएगी जी, 2 आ जाएगी, ठीक है। C3H6 में देखिए 3 धन 2, 3 दूनी 6 धन 2 8, तो ये आना चाहिए C3H8। आप ये इस फार्मूले में सब कर रख लें n, और आपको खुद सब मिलने लगेगा। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो C3H8 है, तो कितने हाइड्रोजन कम है इसमें, इसके हिसाब से यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 हाइड्रोजन कम है। 2 हाइड्रोजन मतलब 1 H2 कम है, तो DU क्या हो गई, 1 हो गई। ये हो गई, ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी,